वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सीएम के बड़े ऐलान, कॉलेज में प्रवेश पर छात्राओं को मिलेंगे 25,000। नीमच में भी खुलेगा मेडिकल कॉलेज। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश को लेकर कई बड़े ऐलान किए। भोपाल में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि कक्षा 12वीं पास कर कॉलेज में प्रवेश लेने वाली लाडली लक्ष्मियों को 25,000 रुपए 2 किश्तों में अलग से दिए जाएंगे। एडमिशन लेने पर 12,500 और पढ़ाई करने पर दूसरी किश्त मिलेगी। सीएम शिवराज ने कहा कि डॉक्टर बनने में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 7-8 लाख रुपया फीस लगती है। मेडिकल आईआईटी, आईआईएम या किसी भी संस्थान में प्रवेश लेने पर लाडली लक्ष्मी की पूरी फीस राज्य सरकार भरेगी। 13 मई को होगा एमपी स्टार्टअप नीति का शुभारंभ। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी है। प्रदेश में मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति का आगाज होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मई को मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति का वर्चुअल शुभारंभ कर स्टार्टअप कम्युनिटी को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा स्टार्टअप पोर्टल की लॉन्चिंग भी की जाएगी। इंदौर ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनिंदा स्टार्टअप्स की सफलता की कहानियों का संग्रह भी जारी करेंगे। एमपी के कर्मचारियों अधिकारियों के लिए राहत भरी खबर, जल्द मिलेगी ये सुविधा। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश शासन ने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए बड़ा फैसला किया। इसके तहत अब कर्मचारियों को IFMIS पोर्टल के जरिए NPS के सारे अपडेट्स मिलेंगे। वहीं कर्मचारियों को पेंशन में भी लाभ मिलेगा। शिवराज कैबिनेट के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग द्वारा एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली में कुछ बदलाव होने जा रहा है। इसके लिए अब सभी शासकीय कर्मचारियों व अधिकारियों को उनके मोबाइल पर NPS के बारे में अपडेट दिया जाएगा। 16,800 मेगावाट के ऊपर पहुंचेगी इस साल रबी सीजन में बिजली की मांग। बिजली की मांग जिस तेजी से बढ़ रही है उसको लेकर बिजली कंपनीज चिंतित हैं। जरूरत के हिसाब से बिजली की मांग बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए लगातार नए बिजली खरीदी करार किए जा रहे हैं। अगले रबी सीजन तक मध्य प्रदेश में बिजली की मांग 16,800 मेगावाट के ऊपर पहुंच जाएगी। सिर्फ यही नहीं, अगले 8 साल यानी 2029 तक बिजली की मांग प्रदेश में करीब 23,000 मेगावाट होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये बढ़ोतरी 6,100 मेगावाट के आसपास होगी। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने इस आकलन के हिसाब से बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करना शुरू कर दिया है। किसानों ने कहा, अगर बिजली न मिली तो आत्महत्या करने पर मजबूर होंगे। बिजली का संकट यूं तो पूरे देश में आया है कोयले की कमी से, लेकिन मध्य प्रदेश जहां पर आधे से ज्यादा जनता खेती पर आधारित है, यहां किसानों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, भिंड जिले में हर वर्ष की तरह इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। इसके अलावा ये वर्षा की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे कम बारिश होती है। इस कारण किसानों का परेशान होना आम बात है। किसानों ने कहा कि धान की खेती के लिए पर्याप्त बिजली चाहिए, जबकि अरूसी में लाइट केवल 4 घंटे के लिए आती है। हमें कम से कम 10 घंटे के लिए लाइट चाहिए। अगर लाइट नहीं मिली तो खेती नहीं होगी, खेती नहीं हुई तो कर्ज नहीं चुका पाएंगे। इसके बाद हम आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार विदेशों से आयात कर रही है कोयला, बढ़ सकते हैं बिजली के दाम। मध्य प्रदेश सरकार तकरीबन 1200 करोड़ रुपए का विदेशों से कोयला खरीद रही है। ऐसे में अगर बाहर से कोयला खरीदा जाता है तो निश्चित रूप से बिजली के दाम बढ़ेंगे, जिसका भार सीधे जनता पर पड़ेगा। विदेशों से कोयला आने के बाद बिजली महंगी होगी। ये प्रदेश के ऊर्जा सचिव ने भी स्वीकार कर लिया। ऊर्जा मंत्री के अनुसार सड़क मार्ग से और विदेशों से कोयला मंगवाया जा रहा है। वहीं प्रदेश सरकार के द्वारा विदेश से कोयला मंगवाने पर कांग्रेस ने चुनावी मोड़ इसे दे दिया है। ओबीसी आरक्षण तय होने के बाद पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटेगी सरकार। त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकायों के चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर तस्वीर आज मंगलवार को साफ हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट आरक्षण को लेकर फैसला सुना सकती है। इसके बाद जो भी स्थिति बनेगी उसके हिसाब से सरकार चुनाव की तैयारियों में जुट जाएगी। पंचायतों का परिसीमन हो चुका है तो राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम पूरा कर लिया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करने में अधिकतम 21 दिन का समय लगेगा। प्रदेश में परिसीमन के बाद 22,985 पंचायतें हो गई हैं, 2,000 वार्ड बढ़े हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगी युवा कांग्रेस।
प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की परीक्षाओं में घोटाला, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ युवा कांग्रेस 12 मई को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास सहित वरिष्ठ नेता हिस्सा लेंगे। प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने पत्रकार वार्ता में बताया कि पीईबी की परीक्षाओं में घोटाला रुकने का नाम नहीं ले रहा। शिक्षक पात्रता परीक्षा हो या फिर पुलिस आरक्षक भर्ती, सब में अनियमितताएं सामने आई हैं। उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर, स्थगित हो सकती हैं ये 5 भर्ती परीक्षाएं। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल भोपाल की भर्ती परीक्षाओं को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई। पीईबी ने नई एजेंसी का टेंडर निरस्त कर दिया। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि मई में होने वाली 5 भर्ती परीक्षाएं निरस्त हो सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये उम्मीदवारों के लिए बड़ा झटका होगा। व्यापम या कर्मचारी चयन बोर्ड या फिर मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड एक बार फिर से विवादों में घिर गया है। ताजा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऑनलाइन सिस्टम को मजबूती देने के लिए और नए सिक्योरिटी फीचर जोड़ने के चलते पीईबी ने ऑनलाइन परीक्षा कराने के लिए नई एजेंसी का टेंडर निरस्त कर दिया है। राज्य शासन की बड़ी तैयारी, व्यवस्था में बदलाव, सार्वजनिक करनी होगी सूची। मध्य प्रदेश में राज्य शासन ने नई व्यवस्था की है। दरअसल लगातार मिल रही शिकायतों और सहकारी समितियों की सदस्यता में हो रही गड़बड़ी को देखते हुए सरकार ने व्यवस्था लागू की, जिसके बाद समितियों को सदस्यता सूची सार्वजनिक करनी होगी। इतना ही नहीं, गृह निर्माण सहकारी समिति को भूखंड आवंटित करने वाले सदस्यों के बारे में भी बताना होगा, जिसके बाद प्राथमिकता सूची के आधार पर भूखंड का आवंटन किया जाएगा। इतना ही नहीं, व्यवस्था के मुताबिक सहकारी समितियों को यह बताना होगा कि संस्था के पास यदि भूमि उपलब्ध है तो उसके उपयोग के लिए कार्य योजना किस प्रकार निर्धारित की गई है। कर्फ्यू खत्म होते ही खरगोन में यूजी सेकेंड और फाइनल ईयर की परीक्षाएं शुरू। रामनवमी पर दंगे होने की वजह से जिला प्रशासन ने खरगोन में कर्फ्यू लगाया था, जिससे स्थिति नियंत्रित होते ही हटा लिया गया। कर्फ्यू हटते ही देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने खरगोन के विद्यार्थियों की परीक्षा करवाने का फैसला किया। सोमवार से प्रश्न पत्र रखे गए हैं। 3 चरणों में परीक्षाएं संचालित की जाएंगी। वैसे विश्वविद्यालय प्रशासन ने टाइम टेबल जारी कर दिया है। खरगोन में कर्फ्यू की वजह से 11 अप्रैल से 7 मई के बीच होने वाली बीए, बीकॉम, बीएससी सेकेंड और फाइनल ईयर की परीक्षा आगे बढ़ाई है। यहां 2 से 3 केंद्र बनाए थे, जिसमें 2000 छात्र छात्राएं शामिल हुए। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का भ्रम फैलाना, झूठ का घोषणा पत्र तैयार। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर से कांग्रेस पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कांग्रेस के ग्वालियर और चंबल के बाद जिला स्तर पर आयोजित होने वाले सम्मेलनों पर कहा कि कांग्रेस पार्टी वहां मिलेगी जहां भ्रम फैलाया जा सकता है। भ्रम फैलाने के लिए कांग्रेस पार्टी तत्काल एक्टिव रहती है। अब जब चुनाव आने वाले हैं तो कांग्रेस पार्टी भ्रम का घोषणा पत्र लेकर झूठ फैलाने में जुट गई। वहीं एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय सिंह वो शख्स हैं जो न्यायालय पर सवाल उठा चुके हैं, वहीं सेना पर भी सवाल खड़े कर चुके हैं। ऐसे व्यक्ति से कोई और उम्मीद नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकी खतरा बढ़ने के बाद खोली मध्य प्रदेश में शाखा। बढ़ती आतंकी गतिविधियों के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मध्य प्रदेश में स्थायी रूप से ठिकाना कर लिया है। गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाली राष्ट्रीय एजेंसी का मुख्यालय दिल्ली में है, जबकि 12 राज्यों में शाखाएं हैं। मध्य प्रदेश में शुरुआत के साथ अब 13 शाखा स्थापित हो गई। वर्तमान में दिल्ली से आया दल इसे संचालित कर रहा है, जबकि प्रदेश के पुलिस विभाग से 50 अधिकारी कर्मचारियों को एजेंसी में प्रतिनियुक्ति पर जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आजादी के अमृत महोत्सव में अच्छा आचरण करने वाले कैदी किए जाएंगे रिहा। आजादी के अमृत महोत्सव में जेल में बंद उन कैदियों को रिहा किया जाएगा जिनका आचरण अच्छा है। आधी सजा काट चुकी 50 वर्ष से अधिक उम्र की महिला, 60 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष सहित अन्य श्रेणी के कैदियों को राहत मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखने के बाद जेल विभाग ने ऐसे कैदियों की सूची तैयार करना प्रारंभ कर दिया है। अपर मुख्य सचिव गृह एवं जेल डॉक्टर राजेश राजौरा ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पत्र मिलने के बाद प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। 18 महीने के बकाया एरियर पर आया ये बड़ा अपडेट। इन दिनों केंद्र सरकार अपने 47,68,000 कर्मचारियों और 68,62,000 पेंशनर्स पर मेहरबान है। केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को एक के बाद एक तोहफा दे रही है। इस बीच केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया एरियर को लेकर बड़ी खबर सामने आई। लगातार तोहफे देने के बाद केंद्र सरकार अपने 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को जोर का झटका धीरे से दिया। लंबे समय से 18 महीने के बकाया डी और ईडीआर का इंतजार कर रहे कर्मचारी और पेंशनर्स को मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने एक बार फिर साफ कर दिया कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को साल 2020 से अटका 18 महीने के बकाया डीए एरियर का पैसा नहीं दिया जाएगा।
किसानों को ड्रोन खरीदने के लिए मोदी सरकार देगी 5 लाख की सब्सिडी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान ड्रोन को बढ़ावा, मुद्दे, चुनौतियों और आगे का रास्ता विषय पर सम्मेलन का शुभारंभ किया। इसमें तोमर ने बताया कि सरकार किसानों की सुविधा, लागत घटाने व आय बढ़ाने के लिए ड्रोन उपयोग को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए ड्रोन खरीदने में विभिन्न वर्गों को छूट प्रदान की गई है। व्यक्तिगत तौर पर ड्रोन खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, लघु और सीमांत महिलाओं और पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों के लिए ड्रोन की खरीद हेतु ड्रोन लागत का 50% या अधिकतम 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। बुद्ध पूर्णिमा पर पीएम मोदी कुशीनगर से सीधे लुम्बिनी पहुंचेंगे। भारत नेपाल में सुरक्षा व्यवस्था टाइट। बुद्ध पूर्णिमा पर 16 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल में भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी जाएंगे। वहां महामाया मंदिर में नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के साथ पूजा अर्चना करेंगे और बुद्ध स्मारक समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली से विशेष विमान से कुशीनगर पहुंचेंगे, फिर हेलीकॉप्टर से लुम्बिनी जाएंगे। लुम्बिनी में पीएम के लिए 4 हेलीपैड बना लिए गए हैं। नेपाली सेना व पीएम के विशेष सुरक्षाकर्मी सुरक्षा की कमान संभालेंगे। पीएम किसान खाद्य योजना, किसानों को मिलेगी 11,000 रुपए की सहायता राशि। भारत सरकार देश के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और लाभ पहुंचाने के लिए कई तरह की योजनाएं किसानों के लिए समय समय पर लाती रहती है, ताकि देश के किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आगे इसी क्रम में अब सरकार ने किसानों की भलाई के लिए पीएम किसान खाद्य योजना बता दी है। बता दें कि इस योजना में देश के किसानों को सरकार के द्वारा खेती के लिए उर्वरक उपलब्ध करवाया जाता है और इस योजना की स्थापना रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा के द्वारा की गई है। सरसों, कच्ची घानी तेल 60 रुपए सस्ता। सोयाबीन तेल के गिरे भाव। बीते सप्ताह विदेशी बाजारों में खाद्य तेलों के दामों में गिरावट रही और ये $100-150 नीचे आ गए। इसकी वजह से देश भर के तेल तिलहन बाजारों में लगभग सभी तेल तिलहनों के भाव नुकसान का रुख प्रदर्शित करते हुए बंद हुए। गर्मी के कारण मांग कमजोर होने से गिरावट बढ़ गई। सूत्रों ने बताया कि पिछले सप्ताहांत के मुकाबले बीते सप्ताह सरसों दाने का भाव 150 रुपए टूटकर 7,665 से 7,715 रुपए प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। सरसों दादरी तेल 400 रुपए टूटकर समीक्षाधीन सप्ताहांत में 15,400 रुपए प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। वहीं सरसों पक्की घानी और कच्ची घानी तेल की कीमतें विक्रमशः 60 रुपए हानि के साथ 2420 से 2500 और 2460 से 2570 रुपए टिन 15 किलो पर बंद हुई। एसबीआई इन पदों पर निकली भर्ती, 18 मई लास्ट डेट। भारतीय स्टेट बैंक ने सिस्टम अफसर, सीनियर एग्जीक्यूटिव, सीनियर स्पेशल एग्जीक्यूटिव और चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अफसर पदों पर भर्ती निकाली। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 18 मई 2022 तक है। पीएम किसान सम्मान निधि के इस नियम में बड़ा बदलाव। अब इस आधार पर मिलेगा योजना का लाभ। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नियमों में कुछ बदलाव किए गए। किसान सम्मान निधि का कोई गलत तरीके से इस्तेमाल न करे, इसके लिए कुछ संशोधन किया गया है। इसके तहत अब परिवार के एक ही सदस्य को किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा। पात्र किसानों को जोड़ने और अपात्र किसानों को योजना वंचित करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर सोशल ऑडिट होगा, जिसके लिए ग्राम पंचायतवार कैलेंडर कृषि विभाग ने तैयार कर लिए हैं। भाजपा प्रदेश कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक। बीजेपी जुटी 2023 चुनाव की रणनीति बनाने में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सोमवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित मुरलीधर राव, कैलाश विजयवर्गीय, वीडी शर्मा और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंचे। पिछले कुछ दिनों से भाजपा प्रदेश मुख्यालय में चल रही बैठकों में सोमवार को प्रदेश के विभिन्न जिलों के भाजपा कोर ग्रुप्स को बुलाया गया था। जिले के मुख्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व के साथ जिलों के राजनीतिक हालातों पर मंथन किया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 की जीत को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने मैदानी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब नहीं होगी पेंशन की टेंशन। ईपीएफओ ने शुरू की ये नई पहल। ईपीएफओ ने पेंशनर्स को होने वाली दिक्कतें कम करने के लिए नई पहल की है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत की जा रही पहल के तहत ईपीएफओ की तरफ से रिटायर हो रहे कर्मचारियों को कुछ नई सुविधाएं दी जा रही हैं। ईपीएफओ ने न सिर्फ लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने की डेडलाइन की शर्त हटा दी, बल्कि अब कर्मचारियों को रिटायरमेंट के दिन ही पेंशन पेमेंट ऑर्डर देने की व्यवस्था की गई है। ईपीएफओ ने एक ताजा ट्वीट में बताया कि ईपीएफओ द्वारा निर्बाध सेवा, अंशदाता सेवानिवृत्ति के दिन पेंशन भुगतान आदेश प्राप्त कर सकेंगे। सभी क्षेत्रीय कार्यालय प्रयास सेवानिवृत्ति के दिन पीपीओ जारी करने की कोशिश नामक मासिक वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं। इंडिगो ने दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट पे चढ़ने से रोका। सिंधिया बोले, ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं।
इंडिगो एयरलाइंस की ओर से दिव्यांग बच्चे को विमान में चढ़ने से रोकने का मामला केंद्र तक पहुंच गया है। सोमवार को इसे लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद एयरलाइन के सीईओ ने माफी मांगी है। वहीं देश की एविएशन रेगुलेशन बॉडी डीजीसीए ने इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों की टीम का गठन किया। ये टीम रांची और हैदराबाद जाकर पूरे मामले की पड़ताल करेगी। टीम को 1 हफ्ते के अंदर जरूरी सबूत जुटाकर डीजीसीए को देने होंगे। इसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। चीन खत्म नहीं करना चाहता सीमा विवाद, बोले आर्मी चीफ, बताया आगे का प्लान। भारतीय थल सीमा के नए प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने चीन ने एक बार फिर से निशाने पर लिया है। जनरल पांडे ने चीन के साथ संबंधों में सीमा विवाद को प्रमुख मुद्दा बताते हुए कहा कि पड़ोसी देश सीमा विवादों को उलझाए रखना चाहता है। हाल ही में सेना की बागडोर संभालने वाले जनरल पांडे ने सोमवार को अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दरअसल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि ऐसा लगता है कि चीन सीमा विवाद को उलझाए रखना चाहता है। उन्होंने कहा कि सेना प्रमुख के रूप में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अप्रैल 2020 की यथास्थिति की बहाली और दोनों पक्षों के बीच विश्वास और मैत्री का माहौल बनाना उनकी प्राथमिकता होगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।